नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक फिर बयान आ गया है। अपने ट्वीट में और व्यक्तिगत वार्ता में उन्होंने देवी लक्ष्मी के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी बातें की हैं और सफाई देते समय काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें भी की हैं और उस पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत गंभीरता से लेना शायद उचित नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक सीरियल ऑफेंडर है और अब तक इतनी बार उन्होंने सनातन धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। अगर इस तरह की हरकत, इस तरह का दुष्कृत्य किसी और व्यक्ति ने किया होता तो शायद वह जेल की सलाखों के पीछे होता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या किसी अन्य सब बहुत संगीन धाराओं में जमानत भी नहीं होती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के कई समर्थक जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर जो भ्रामक आपत्तिजनक बयान दिए थे, कुछ ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी, वो सभी जेल में हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में नहीं पहुँचे हैं, तो इसका कारण समझना थोड़ा मुश्किल है और मुश्किल नहीं भी है। जो कारण समझ में आता है प्राइमा फेसी, वह कारण यह है कि शायद योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, जो मौर्य समुदाय के या दलित समुदाय के हैं। ये डर संभवतः ही भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से रोक रही है। अन्यथा कोई कारण नज़र नहीं आता है कि सरकार कार्रवाई न करती। पूरे कारण मौजूद हैं और एक तरीके से आप अगर देखें कि सरकार का डर और स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत, दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार डर के पीछे हट रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। संक्षिप्त बैकग्राउंड अगर इनकी बताई जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो ये दल बदलू नेता हैं और इनकी पूरी राजनीति पैसा कमाने, अपना फैमिली मैनेजमेंट यानी लड़के लड़कियों को, पुत्र पुत्रियों को व्यवस्थित करना, और ये राजनीति में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और कुछ राष्ट्रीय दलों के भी नेता हैं, उनका प्रथम कर्तव्य रहता है वो करते रहते हैं। चाहे वो लालू प्रसाद हों, मुलायम सिंह यादव हों, कोई भी नेता हो आप ले लीजिए, उनका प्रथम कर्तव्य यही है कि पहले वो अपने बेटी बेटियों को व्यवस्थित करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत सारी पार्टियां बदली, लेकिन उनका जो नोटिसेबल पीरियड है जिसमें उनको महसूस किया गया समाज के सरकार के हिस्से के रूप में, उनका कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ और बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उन्होंने सरकार से मलाई खाई, सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग किया, अपने बेटे और बेटी को भी चमकाने के लिए कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के कैबिनेट मंत्री हैं और 2 बार नेता विपक्ष रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच में वह बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष थे और शायद नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए उतनी मलाई नहीं खा पा रहे थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है बहुत ही संवेदनशील और लाइमलाइट में रहने वाला होता है, लेकिन आप उनके जो वक्तव्य हैं उनसे समझ सकते हैं कि उनकी गहराई, उनकी ज्ञान और उनकी एकेडमिक क्षमता कितनी है। और इसलिए सत्ता और पैसे के लालची राजनीतिक उद्योगपति स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 तक पहुँचते पहुँचते उनको लगने लगा था कि अब ये सरकार समाजवादी पार्टी की भी नहीं आएगी, बसपा की भी नहीं आएगी, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा में उनका बहुत स्वागत हुआ, क्योंकि एक समुदाय विशेष से नेता जुड़ा हुआ था जिसके कारण उनके वोट बढ़ सकते थे और उसका स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर फायदा उठाया। 2022 में आते आते स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर लगा कि अब योगी सरकार वापस नहीं आएगी और लोग मानते हैं कि वो मौसम विज्ञानी है, इसलिए उन्होंने नज़ाकत को भांपते हुए, मौसम के विज्ञान को समझते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। और इसके अलावा
उनके साथ एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो गया। दर्दनाक हादसा ये हो गया कि भाजपा में रहते हुए उनको उनकी सीट पडरौना से टिकट नहीं मिलने जा रहा था। कारण ये था कि भाजपा को ही मालूम था कि वो जीतने नहीं जा रहे हैं, तो उनको और उनके बेटे को जो ऊंचाहार से लड़ते हैं टिकट नहीं मिल रहा था। वो उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में उनको इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे एंट्री मिलेगी, उनके बेटे को भी टिकट मिलेगा, सब कुछ होगा। अब जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में पहुँचे, आर.पी.एन. सिंह आ गए और उनको पडरौना से ये लगने लगा कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी सीट अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट करके बदल ली और जहाँ नई जगह पहुँचे वहाँ भी भाजपा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको हरा के ही दम लिया। उनके बेटे को टिकट भी नहीं मिल सका। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में इसलिए गया था कि वो चुनाव जीत कर नेता बनेगा, वो एमएलए भी नहीं बन सका। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस तरह की है कि बहुजन समाज पार्टी के दलित समुदाय से टूटे हुए बहुत सारे नेता उनके पास हैं और यही उनकी पूंजी है। मुस्लिम वोट बैंक मुलायम सिंह का एक सदा हुआ वोट बैंक था, यादव वोट बैंक, और ऐसे कुछ समीकरण जोड़ के सरकार बनाने का जुगाड़ करते थे। और पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार ही 2012 से 2017 तक में जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसके पहले कभी भी पूर्ण बहुमत मिला नहीं था। और अखिलेश यादव ने हालांकि उनको इज्जत बख्शी और उनको एमएलसी बना दिया और इसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि ये पद उनके अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उनके पद के बराबर है और यही ये रेखांकित करता है कि उनकी कितनी महत्ता समाजवादी पार्टी में है। तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का व्यक्तिगत ऋण है कि उन्होंने कम से कम विधान परिषद में उनको भेजा। इस बीच में बहुत सारी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली घटनाएं, चूँकि भारत में चुनाव है इसलिए भारत को बहुत अधिक प्रभावित कर रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस का पैसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे देशों को प्रभावित करता है, सरकारों को बदलता है और इसके बाद अंधाधुंध कमाई करता है। और ये प्रयोग उन्होंने ब्रिटेन से शुरू किया था और तमाम देशों से, मलेशिया से होता हुआ भारत आ रहा है और उनका पैसा भी पहुंच रहा है। लेकिन जॉर्ज सोरोस से एक चीज़ हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिस्ट और वामपंथ का गठबंधन है, वह भी बहुत सारे देशों में काम करता है और भारत में इसलिए काम करता है क्योंकि वामपंथ का अलग नज़रिया है। वो हिंदुओं को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं और उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का सपना देखते हैं, जो भारत की वामपंथी है। और इसलिए वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं और नास्तिक कहते हुए कहीं न कहीं वो अपने आप को इस्लाम के करीब पाते हैं और इसलिए इस्लामिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। यद्यपि वो दोनों ही विरोधाभासी हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में इस्लाम नहीं होता और इस्लामिस्ट कंट्री में कम्युनिस्ट नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका वो दोनों पालन भी करते हैं, लेकिन जहाँ दोनों ही नहीं होते हैं वहाँ पर दोनों मिलकर लड़ते हैं और उस देश को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। भारत में अगर राज्यवार देखा जाए, वामपंथ आते हैं, तमाम प्रगतिशील बातें करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, उद्योग धंधे ठप करते हैं, यूनियनबाजी करते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, दंगे फसाद कराते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं नक्सलाइट और दूसरे चलाकर राज्य को गर्त में पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें मुस्लिम पंथियों को, चरमपंथियों को, इस्लामिस्ट को, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाता है और एक तरीके से आतंकवादियों को आमंत्रित किया जाता है, महिमामंडित किया जाता है और धीरे धीरे वह प्रदेश इन चरमपंथियों के हवाले कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में यही हुआ, इस समय वामपंथी हट गए और चरमपंथी आ गए। अब आप देखें बांग्लादेश रोहिंग्या वाले हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वही शासन करते हैं। ममता बनर्जी तो एक मुखौटा है। केरल में वामपंथियों का शासन है, लेकिन वहाँ भी इस्लामिस्ट को खुली छूट मिली हुई है, जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन हमास के नेता, हमास जैसे आतंकवादी संगठन के नेता वर्चुअल एड्रेस करते हैं प्रदर्शनों को इसराइल के विरुद्ध और वहाँ के मुख्यमंत्री उनके समर्थन में रहते हैं। तो इस तरीके के जो काम होते हैं, ये सिर्फ एक तरह के काम नहीं है, इतने तरह के काम हैं जो भारत में गजवाए हिंद कहिए, इसका इस्लामीकरण कहिए, इन सब के लिए काम करते हैं और उसके लिए बड़ी मात्रा में पैसा अरब देशों से, दूसरे इस्लामिक देशों से भेजा जाता है और उसका इस्तेमाल होता है हिंदुओं को एक बार पुनः विभाजित करने के लिए, जातियों में, अन्य उपजातियों में, वर्ग संघर्ष करने में और आपस में घृणा बढ़ाने में, ताकि हिंदुओं का वोट बढ़े। जो मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, वो कम से कम 30 वर्षों बाद पहली ऐसी सरकार थी जिससे पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। तो आप मान सकते हैं कि हिंदुओं ने, बहुतायत ने बिना जातीय भेदभाव के उनको वोट किया था। और अगर जातीय आंकड़ों में भी देखें तो अगड़ों के साथ पिछड़ों के बहुत बड़े लोगों ने
उनको वोट दिया था। और पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करने वाले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, उनकी आंख की किरकिरी मोदी बने हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया है कि बिना मोदी का वोट बैंक ध्वस्त किए, यानी जो वोटर्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है उनमें डिफ्रेंसिएशन किया जाए और कुछ वोट बैंक को तोड़कर इधर उधर किया जाए, कांग्रेस को दिया जाए, क्षेत्रीय पार्टियों को दिया जाए, तभी सफलता मिलेगी। ऐसा करने में जॉर्ज सोरोस भी भूमिका निभाएंगे, इस्लामिस्ट भी भूमिका निभाएंगे, वामपंथी भी भूमिका निभाएंगे, और जो चरमपंथी इस्लामिस्ट हैं उनको तो दोहरा फायदा होगा। एक तो इस तरीके से विद्वेष फैलाने से उनका जो गजवाई हिंद का मकसद है वो और आगे बढ़ेगा, और 2047 में जो PFI ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है, हो सकता है वो जल्दी साकार हो जाए। और कई पार्टियों जो हैं आपके राजनीतिक दल, उनकी गतिविधियों से, उनके बयानों से, उनकी जो हरकतें हैं, दुष्कृत्य हैं, उनसे ऐसा लगता है कि हो सकता है 2047 से बहुत पहले ही वो इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने में सहयोग करना चाहते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल सीधे इसमें नहीं जुड़ेगा। उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन इस्लामिस्ट और वामपंथियों के पैसे से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेंका जा रहा है, उनके टुकड़ों पर पलते हैं, बड़ी मात्रा में उनका पैसा ले रहे हैं और उनके इशारों पर नाच रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें से एक है और सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करे। अब आप में से जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं, तो आप नाराज जरूर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो काम कर रहे हैं कि लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो गए, आज तक दुनिया में कोई 8 हाथ वाला बालक पैदा नहीं हुआ, 16 हाथ वाला बालक पैदा नहीं हुआ, 4 मुंह वाला, बहुत सारी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि बिना समझे हुए बात कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है कि वो अपने मास्टर्स के इशारे पर काम कर रहे हैं, और उनके मास्टर्स ने यही कहा हुआ है। जब आप पिक्चर देखते हैं, बहुत सारे सिनेमा देखे होंगे आपने, उसमें अमजद खान का कोई रोल ऐसा देखे जिसमें आप तालियां पीटने लगे। अगर कोई विलेन का रोल करेगा तो विलेन का रोल तो तभी सार्थक माना जाता है जब उसका रोल देख के आपकी मुट्ठियाँ भीज जाएँ, आपका मन घृणा से भर जाए उसके लिए, और आप पारिवारिक शब्दावली में उसे गाली देने के लिए तत्पर हो जाए, तभी उसका रोल सिद्ध माना जाएगा। चाहे वो अमरीश पुरी रहे हों, चाहे अमजद खान हों, और कोई भी भारतीय सिनेमा के रहे हों, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी आपकी मुट्ठियाँ तन जा रही हैं, गुस्सा आ रहा है, रोटियाँ तन जा रही हैं, तो आप समझिए कि उनका रोल सफल हो रहा है, कि उनको पैसा ही इसी बात के लिए मिल रहा है। और अखिलेश यादव को जरूर ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए थे, अपनी पार्टी का बेस बढ़ाने के लिए, पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए, क्या वो पूरा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद की इन हरकतों से, इन दुष्कृत्यों से उनका वोट बैंक और खिसक जाए? क्योंकि अब राजनीति बहुत साधारण नहीं रह गई है कि एक आजम खान होंगे तो मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे तो मौर्य लोगों का, दलितों का वोट मिल जाएगा। ऐसे बहुजन समाज पार्टी से आए हुए बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में हैं जिनको उन्होंने जोड़ रखा है, लेकिन सरकार तो फिर भी नहीं बनी। 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें एड़ी चोटी का सारा जोर अखिलेश यादव ने लगा दिया था। दुबई से और भारत के कोने कोने से ट्रेन भरी हुई आ रही थी, समुदाय विशेष की, लोगों ने वोट किए, इसके बाद भी जीत नहीं पाए। और जीत इसलिए नहीं पाए कि वो हिंदू यूनिटी वाली बात थी, और उसी को अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? एक तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हैं, हिंदू नहीं है। और यही एक गुस्से वाली बात भी है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति प्रश्न करता है, सार्थक रूप में प्रश्न करता है, सकारात्मक रूप से प्रश्न करता है, तो स्वीकार्य है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्मावलंबी अगर ये बात करता है तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और आजकल जो ये बौद्ध हैं, नौ बौद्ध हैं, इनमें एक बहुत बड़ा सा वर्ग है जो हिंदू विरोध में काम कर रहा है। उनको जो मिस्टर मंडल थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जिनको बनाया गया था और वो रोते हुए भारत में वापस आए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अंबेडकर ने हालांकि अपने आखिरी दिनों में बौद्ध स्वीकार किया था, लेकिन अंबेडकर का बौद्ध वो धर्म नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बौद्ध धर्म है। और वो बौद्ध धर्म जो श्रीलंका का धर्म है, जो तिब्बत का धर्म है, जो दूसरे देशों में बौद्ध धर्म है, वो धर्म भी स्वामी प्रसाद मौर्य का धर्म नहीं है। भारत का जो 9 बौद्ध धर्म है, वो ये पहले शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, गालियाँ देंगे। और इसलिए ऐसी बहुत खबरें आ सकती हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स पे पैर रख के वो खड़े होंगे, अब भांति भांति तरीके से अपमान कर रहे होंगे। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा दुष्कृत्य किया जा रहा है जो इस्लामिस्ट वामपंथियों के इशारे पर उनके ही फेंके हुए टुकड़ों के सहारे किया जा रहा है। और सरकार को निश्चित रूप में इसमें काम करने की आवश्यकता है।
और जो भी जो विदेशी मुद्रा आ रही है किसी न किसी रूप में, उस पर भी अंकुश लगाने की गहन छानबीन करने की ज़रूरत है, थोड़ी तत्परता लाने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, निगरानी के मॉड्यूल हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिनसे ये चीज़ें प्रकाश में आती हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है और तब तक गड़बड़ जो होनी होती है हो चुकी होती है। इसलिए मौर्या पे तो लगाम लगनी ही चाहिए और योगी सरकार को काम तुरंत करना चाहिए, बिना किसी भय और बाधा के और बिना ये सोचे हुए कि उसका इन मतदाताओं पे क्या पड़ेगा, मौर्य लोग उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। अरे आपके पास एक मुख्यमंत्री मौर्य है और अगर आप फिर भी डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक मौर्य को मुख्यमंत्री बना रखा है और एक स्वामी प्रसाद मौर्य से डर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू जनमानस में बेहद आक्रोश पैदा हो रहा है। और जब इस आक्रोश का, इस सेफ्टी वाल्व खुलने का नाम नहीं होगा तो ये आक्रोश भाजपा के विरुद्ध भी हो सकता है कि भाजपा कोई कार्य नहीं कर रही है और इस आक्रोश का सामना अखिलेश यादव को भी करना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या इसीलिए लाए थे अपनी पार्टी में, क्या इसीलिए उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है? जो भी हो, इसका जवाब तो अखिलेश यादव को स्वयं तलाशना है। अदरवाइज अखिलेश यादव भी कल की बहुजन समाज पार्टी है, इसमें कोई दो नहीं। और कालांतर में जो आजम खान के किस्से नज़र आ रहे हैं, ऐसे बहुत से नेताओं के इनके किस्से होंगे और मुस्लिम वोट हैं वो भी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए। और इसलिए मौर्य की जो डोर है उनको भी थोड़ा कसनी चाहिए, लेकिन वो डोर कसें न कसें, योगी सरकार को अपना शिकंजा जरूर कसना चाहिए। नमस्ते, फिर किसी जरूरत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए